हेलो एवरीवन। तो अब हम जो है जूलॉजी में लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 तक हमने जूलॉजी में पढ़ लिया है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है, ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया है, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम भी देख लिए है कि एपिथेलियल टिश्यू किसके बेस पे क्लासीफाई होता है, सिंपल, और सिंपल में भी स्क्वेमस आते हैं और कॉलमनार आते हैं और क्यूबॉइडल आते हैं। और उसमें भी हमने जो है मॉडिफिकेशन पढ़ ली थी, माइक्रोविलाई पढ़ा था, सीलिया पढ़ा था, स्टीरियोसीलिया पढ़ा था। अब जो है उसके बाद हम जो है बात कर रहे थे ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। तो हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, और डक्ट के बारे में पढ़ा था कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन, जो कि मिक्स्ड ग्लैंड थी, उसके बारे में पढ़ा था। तो उस समय जो है मेरा लेक्चर जो है छोटा हो गया था काफ़ी, क्योंकि मतलब जो है बन नहीं पा रहा था लेक्चर। उसके बाद जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो उसमें एग्जांपल देखना था हमें क्रिप्ट ऑफ लिवर कुवन का। जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुवन होती है, इसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये आपके सामने लिखा है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुवन में होता क्या है कि ये जो इसमें एक तो ऊपर उठे हुए जो एक ऊपर की तरफ, और ये दरार जैसी होती है, ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं और ये दरार जैसी होती है। तो इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कुवन, जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है, जो कि सक्कस एंटेरिकस होता है। अगर आपसे पूछा जाए सक्कस एंटेरिकस क्या है, तो सक्कस एंटेरिकस होता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। तो ये सक्कस एंटेरिकस को सिक्रीट करती है, जो कि एक एंजाइम भी होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके जो ये ऊपरी वाली क्रिप्ट वाली हिस्से में जो ये दरार है, इसमें कौन से सेल पाए जाते हैं, तो इसमें सिंपल कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाए जाते हैं। और ऊपर जहाँ पे माइक्रोविलाई होता है, तो माइक्रोविलाई के होने से क्या होता है कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आती है। जो जब ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आती है, तो इसमें जो पाए जाते हैं वो सिंपल कॉल्यूमिनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं, तो सिंपल कॉल्यूमिनार ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि क्रिप्ट ऑफ लिवर कुवन में कैसे सेल पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपल कॉल्यूमिनार ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुवन हो गया। फिर स्टमक में कैसे पाए जाते हैं, तो स्टमक में आपको याद रखना है कि सिंपल कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि नीट में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम इज फाउंड इन, आपसे पूछा गया है कि सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम किस में पाया जाता है। तो आपको पता होगा सिंपल कॉल्यूमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब में। तो आंसर में देखो सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम पूछा है, तो फैलोपियन ट्यूब सही होगा। क्या मैं इसको आंसर मार दूं? अभी रुकना। आगे पूछा है स्टमक, तो स्टमक में भी देखो सिंपल कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाए जाते हैं, यानी कॉल्यूमिनार तो पाए जाते हैं ना, स्टमक भी आंसर है। फिर बोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो कैसे पाए जाते हैं, सिंपल कॉल्यूमिनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो एक और है उसमें माइक्रोविलाई वाला है, तो ब्रश बॉर्डर है, पर देखो सिंपल कॉल्यूमिनार तो पाया जा रहा है ना, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा ऑल। तो आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम इज फाउंड इन, पहला ऑप्शन दिया है फैलोपियन ट्यूब, तो देखते ही आंसर मत मारना, क्योंकि जो है ऑल का भी आंसर दिया होता है कभी कभी और ऑल आंसर हो जाता है, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। फिर देखो स्टमक, स्टमक में भी पाए जाते हैं सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, और स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं वहां भी मिलता है, इसलिए आंसर इसका ऑल आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। इस तरह के क्वेश्चन जो है नीट में बहुत सारे आते हैं कि कौन सा इसमें से अलग होगा, या क्या इसमें 3 सेम है एक गलत है। तो हमें पता लगाना है फाइंड द ऑड वन आउट, यानी एक ऑड है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखो जब मैं आपको पढ़ा रहा था ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बाद वो वाला पोर्शन जिसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, तो वहां पे जो है ये ईयर वैक्स आया था, मिल्क आया था, और ऑयल आया था, और क्या आया था हमारा, थायरोक्सिन आया था। तो जो थायरोक्सिन होता है वो हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है। एंडोक्राइन में क्या होता है, इसके पोर्स को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन हमेशा ब्लड में रिलीज होते हैं, और हार्मोन को जो पोर करता है वो ब्लड में करते हैं। तो एंडोक्राइन वाले इसमें देखो ये हमारा क्या है, एक्सो, ईयर वैक्स हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड भी बताया था। तो मिल्क प्रोड्यूस करेगा, मिल्क तो एक्सो होगा, और ऑयल जो है ईयर वैक्स वाला ये भी एक्सो। तो यहाँ पे लिख लो कि ईयर वैक्स कैसा है, एक्सो, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और मिल्क कैसा है हमारा सर, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऑयल कैसा है हमारा, एक्सोक्राइन ग्लैंड।
तो 3 सेम हो गए, एक अलग हो गया, क्योंकि जो हमारा थायरॉक्सिन है, जब हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड तो हमने वहां पर पढ़ा था थायरॉक्सिन के बारे में, और किडनी के ऊपर भी एल्डोस्टेरोन यानी उसके बारे में पढ़ा था। तो ये कैसा हो गया, एंडोक्राइन हो गया। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो इसमें सबसे अलग क्या है, 3 चीजें सेम है, एक अलग है, तो ऑड हमारा होगा थायरॉक्सिन। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। सिंपल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, उसके सारे एग्जांपल देख लिए। अब चलते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम। जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो किससे मिलकर बना होता है सर? कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर से बनकर बना होता है। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है। इसका फंक्शन पूछ ले तो ये किसके अगेंस्ट काम करता है या प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और केमिकल स्ट्रेस में भी काम आता है। तो आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड एपिथेलियम किस प्रकार का होता है, तो कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड के साथ साथ ये क्या क्या काम करता है, प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। तो ये पाया कहाँ जाता है सर? इसका एग्जाम्पल है डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये 2015 नीट के क्वेश्चन में आया था कि डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है, तो आया था कंपाउंड एपिथेलियम का। तो नीट 2015 का क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है डक्ट ऑफ पेनक्रियास में भी देखने को मिलता है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम देखो, सिंपल एपिथेलियम बात कर रहे थे, सिंगल लेयर ऑफ सेल। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। तो देखो ये एक प्रकार से अधिक सेल से मिलकर बना है, 3 लेयर दिखाई है। तो ये किस प्रकार का एपिथेलियम है? कंपाउंड एपिथेलियम है। अब कंपाउंड एपिथेलियम में भी 2 होते हैं, एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो ट्रांजिशनल का मतलब हो जो ट्रांस यानी खिंच सके, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा। इसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होती है, विच हैव नो बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको बताया था जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो सिट करते हैं, रेस्ट करते हैं ऑन अ मेम्ब्रेन, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। आप कईयों को बेसमेंट मेम्ब्रेन याद नहीं होगा क्योंकि वो लेक्चर रिवाइज नहीं करते हैं। आपको लेक्चर को रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं और उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। तो आपसे पूछा जाए कि क्या एपिथेलियल क्या कहते हैं, एपिथेलियल किसके ऊपर रेस्ट करते हैं सर? एक मेम्ब्रेन के ऊपर। वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है सर? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है? नॉन सेलुलर होती है। नॉन सेलुलर के साथ साथ क्या होती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, कोलेजन फाइबर होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी एपिथेलियल सेल है जो कि क्या कहते हैं, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आप एग्जांपल मार सकते हैं। और ये आपको याद रखना होगा कि इसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम कह रहा है तो इसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, स्ट्रेचेबल होती है और थिन होती है। स्ट्रेच मतलब खींच सके, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जिसको खींचा जा सके उसको बोलते हैं स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब ये कहाँ होंगी? एक तो यूरिनरी ब्लैडर, जब आप जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ देयर एलिमिनेशन पढ़ोगे तो वहाँ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ोगे। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है, यानी वहाँ पे स्ट्रेचेबल एपिथेलियम होती है। जैसे क्या होता है कि यूरिन जब भरने लगता है हमारे यूरेटर में, तो क्या होता है कि उसकी हम कुछ समय तक क्या करते हैं, जब मैकेनिज्म ऑफ मिक्चुरेशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, हम जब कहीं मीटिंग में हो या कभी हम क्लास में हो तो हम कुछ समय के लिए जो है अपने टॉयलेट को रोक सकते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम काम आते हैं, वो खींचते हैं और फ्लैट हो जाते हैं। तो इस तरह के सेल जो है स्ट्रेच करते हैं और ऑल सेल्स बिकम फ्लैट हो जाते हैं। जब फ्लैट होते हैं तो इनके अंदर खींचने की इमेंस कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं और साथ में यूरेटर में पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये किस काम आते हैं तो प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस के। और क्या इसका एग्जांपल कहाँ है? डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो कि 2015 का क्वेश्चन था। और दूसरा ऑप्शन है डक्ट ऑफ पेनक्रियास। फिर हमने कंपाउंड एपिथेलियम को बांटा किस किस में? कंपाउंड एपिथेलियम को बांटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। ट्रांजिशनल का मतलब जो खिंच सके यानी स्ट्रेचेबल होंगे, नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, थिन होते हैं। जब ऑल सेल स्ट्रेच हो जाते हैं तो क्या होता है कि फ्लैट हो जाते हैं, और एग्जांपल है इसका यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर। फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, अर्थात ये खींचने का काम नहीं करते, ये अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। उसके बाद कह रहा है ये थिक होते हैं अर्थात मोटे होते हैं। हमारे जो कोर्स में एग्जाम्पल है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का, यानी जो कोर्स में आपको अपना कोर्स भी ध्यान रखना है कि हमारे कोर्स में कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो हमारे कोर्स में जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का। ये बनती कैसे है? तो ये जो जर्मिनेटियम सेल होती है या जर्मिनेटियम लेयर होती है,
जर्मिनेटियम लेयर क्या होती है, ये बनाने का काम करती है। तो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे कि जर्मिनेटियम लेयर ये है, देखो ये 5 सेल दिखाई हुई हैं। जैसे जैसे जर्मिनेटियम सेल में इंक्रीज होती है माइटोसिस, माइटोसिस कहाँ पढ़ेंगे आप, चैप्टर नंबर 8 सेल्स ना, चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11th में। तो वहाँ पे मैं आपको माइटोसिस और म्योसिस पढ़ाऊंगा, जब सेल साइकिल पढ़ाऊंगा। तो माइटोसिस में क्या होता है, 2 सेल बनती हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब जर्मिनेटियम सेल में इंक्रीज करेगी माइटोसिस, तो वो क्या करेगी, फॉर्म ऑल ऑफ अबव लेयर्स, यानी इसके ऊपर की जितनी लेयर्स है वो जर्मिनेटियम सेल जो है वो डिवाइड कर करके, अर्थात माइटोसिस कर करके बनाएगी। तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, जो सबसे पहले जर्मिनेटियम लेयर है उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसके ऊपर लेयर है, ये सब जर्मिनेटियम लेयर से बनी है। जो अपर 3 टॉप लेयर्स होती हैं वो स्क्वेमस सेल होती है। अब स्क्वेमस के आपको फीचर याद होने चाहिए। जब मैं आपको पढ़ा रहा था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, तो सिंगल लेयर ऑफ सेल कहलाती है। ये किस तरह की होती है, पेवमेंट एपिथेलियम होती है, यानी लाइक अ फ्लोर टाइल, और इरेगुलर बाउंड्री होती है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है और फ्लैट होता है। तो ऊपर की 3 लेयर किस तरह की होती है, ऊपर की 3 लेयर होती है सर हमारी कैसी, वो स्क्वेमस वाली। और कह रहा है ये जो ये वाली जर्मिनेटिव लेयर होती है ये ऑलवेज क्यूबॉइडल हो सकती है और सम टाइम कॉल्यूमिनार हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोटेक्शन कर रहा है मैकेनिकल स्ट्रेस और केमिकल स्ट्रेस में, तो प्रोटेक्शन कहाँ चाहिए होता है हमारा, एक तो स्किन में चाहिए होता है, बकल कैविटी हमने वहां देख लिया, और फेरिंग्स में, ईसोफेगस में, वजाइना में, एनस में। तो एनस और इन चीजों में क्या पाया जाता है, कंपाउंड एपिथेलियम। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सिंपल एपिथेलियम भी पढ़ लिया, कंपाउंड एपिथेलियम भी पढ़ लिया। अब हम जंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि सेल जंक्शन क्या होते हैं, सेल एक दूसरे के संग इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो कुछ जंक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए और नोट्स बनाइए। 5 तक गिनते गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा सेल जंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। अब ये सेल जंक्शन क्या होते हैं ना सर, देखो 2 सेल जो है आपस में कभी भी फिजिकली कनेक्ट नहीं हो सकते ना, सीधा सीधा जल्दी जल्दी कनेक्ट नहीं हो सकते, तो उनके बीच में एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो कह रहा है 2 सेल्स आर एनी टिश्यू आर नेवर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो आपस में जुड़े रहते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दी मतलब जंक्शंस, जंक्शन की हेल्प के द्वारा वो आपस में जुड़े रहते हैं, जिन्हें सेल जंक्शंस भी कहते हैं। तो सेल जंक्शन क्या होता है हमारा, सेल जंक्शंस आर प्रोटीन दैट आर स्ट्रक्चरली, जो सेल जंक्शंस होते हैं हमारे वो प्रोटीन होते हैं, किस तरह से, स्ट्रक्चरली। तो बात कर लेते हैं हम जब सेल जंक्शन की, तो एक सेल और दूसरे सेल को कनेक्ट किया हमने सेल जंक्शन की हेल्प से। जो सेल जंक्शन होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइट जंक्शन, दूसरा होता है गैप जंक्शन और तीसरा होता है अडहेरिंग जंक्शन। इनके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं नीट एग्जाम में, जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। पहला दिया है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का काम क्या होता है, टाइट बोल रहा है, कह रहा है स्टॉप करता है लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू, किसी भी टिश्यू के अक्रॉस लीकेज को प्रिवेंट करता है। मान लो ये टाइट जंक्शन है, अगर मैं यहाँ से कुछ चीज डालूं तो वो उसको रोकने का काम करेगा। एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट है, देखो ये बीच में टाइट जंक्शन है, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट है, अगर मैं इसके बीच में कुछ डालूं तो ये जो है जंक्शन रोकने का काम करेगा, लीकेज को जो है मतलब इनहिबिट करेगा। तो कह रहा है स्टॉप करेगा लीकेज को अक्रॉस अ टिश्यू। ये पाया किस में जाता है, म्यूकोसा, जो कि इनर मोस्ट होती है। देखो एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा है टाइट जंक्शन की हेल्प से, दूसरा सेल तीसरा सेल से जुड़ा है टाइट जंक्शन की हेल्प से। जो ऑक्जेंटिक सेल होती है उसके ऊपर देखो ये HCl बनाती है, तो टाइट जंक्शन जो है क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है लीकिंग को अक्रॉस अ टिश्यू। तो पहला जंक्शन आपका क्लियर हो गया। दूसरा जंक्शन कह रहा है गैप जंक्शन। अब जो गैप जंक्शन होता है ना वो कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहलाता है। कम्युनिकेटिंग मतलब जैसे कम्युनिकेट करना, बात करना होता है, उस तरीके से कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी होता है। इसकी हेल्प से क्या होगा कि एक आयन, देखो एक सेल में सोडियम आयन्स है, दूसरी तरफ सोडियम आयन्स है, जाने हैं, मान लो इसमें तरफ ज्यादा है इस तरफ कम है, तो जो है इन जंक्शन यानी कम्युनिकेटिंग जंक्शन की हेल्प से एक सोडियम आयन दूसरी सेल में पहुंच जाएगा। तो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस जंक्शन आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल और सम टाइम जो होते हैं फ्यू लार्ज मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, कैन पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, इट इज मॉलिक्यूल कैन गो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। जब कुछ समय बाद क्या होता है कि इसकी हेल्प से कुछ स्मॉल आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल, फ्यू लार्ज मॉलिक्यूल कैन पास हो जाते हैं वन सेल टू अनदर सेल, इसीलिए इसको कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहा जाता है। और जो गैप जंक्शन होता है वो फंक्शनली कनेक्ट करता है
एक सेल को दूसरे सेल से, यानी गैप जंक्शन क्या करता है, फंक्शनली कनेक्ट करता है टू सेल्स को। फिर जो लास्ट जंक्शन होता है हमारा उसको अडहेरिंग जंक्शन कहते हैं। अडहेरिंग जंक्शन क्या होता है, ये कनेक्टिंग कहलाता है, कनेक्ट करता है टू सेल्स को टुगेदर, दैट इज दे कीप टू सेल्स कनेक्टेड या ज्वाइन टुगेदर, मतलब जोड़ने का काम करता है, अडहेर करने का। कहते नहीं है इसके बीच में बहुत अच्छी अडहेरिंग है, यानी वो आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हैं। तो अडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग टू सेल्स टुगेदर दैट इट इज दे कीप टू सेल्स कनेक्टेड या ज्वाइन टुगेदर। तो ऑल थ्री टाइप ऑफ जंक्शन किस में देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल सेल में। अगर आपसे पूछा जाए कि एपिथेलियल टिश्यू में कितने प्रकार के जंक्शन देखने को, तीनों मिलते हैं। और आपसे इस तरह पूछ ले कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें जो है तीनों प्रकार के जंक्शन देखने को मिलते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल जंक्शन क्या होते हैं, सेल को बीच में जो है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल जंक्शन के लिए। सेल जंक्शन दो सेलों को आपस में कनेक्ट भी करते हैं। टाइट जंक्शन क्या करता है, इसका काम होता है प्रिवेंट करता है लीकिंग को और अक्रॉस अ टिश्यू, इसको टाइट जंक्शन कहते हैं। गैप जंक्शन को कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहते हैं। इसकी हेल्प से क्या है, सम टाइम तो फ्यू और स्मॉल आयंस, कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल जो है पास कर जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में। तो ये फंक्शनली कनेक्ट करता है दो सेल को। अडहेरिंग जंक्शन जोड़ने का काम करता है। और तीनों प्रकार के जंक्शन हमें एपिथेलियल सेल में देखने को मिलते हैं। अब इसके बीच में जो है कुछ क्वेश्चन कराता हूं, तब तक आप इतना नोट कीजिए। ऐसा हो रहा है कि जो है मेरी बुक नहीं मिल रही जहाँ से मैं क्वेश्चन कराता। अगर वो बुक मिल जाएगी तो मैं जो है आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर के भी होंगे। तो अभी के लिए जो है इतना ही रिवाइज कीजिएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं नोट्स किस तरह से बनाए जाएँ। तो नोट्स बनाने का सिंपल तरीका ये होता है कि अपनी कॉपी में जो है एक साफ हैंड राइटिंग में लिखें कि किस तरह से आपको डायग्राम बनाने हैं। जैसे ये मैंने बना रखे हैं कॉपी में, आप भी जो है अपनी कॉपी में डायग्राम को बना सकते हैं। अपने नोट्स को जो है कितना अच्छे से आप रखेंगे वो आपके ऊपर है कि किस तरह से आप डायग्राम बना के जो है अपने नोट्स को रखते हैं। तो ये कॉपी मैंने बनाई है जिसमें मैंने साफ तरीके से जो है अपने नोट्स को बनाया है डायग्राम के साथ। जैसे कि ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, तो आपको भी एनसीईआरटी के डायग्राम पूरी तरीके से आने चाहिए और उन डायग्राम में आपको लेबल करना चाहिए कि आगे एनसीईआरटी लिख लो। तो इस तरह से आपको डायग्राम भी बनाने हैं, शॉर्ट तरीके से लिखना है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लिखना है। तो आपको जो है डायग्राम भी बनाने हैं। जो मैं यहाँ पे बनाता हूँ यही नोट्स हैं, आपको ये उतार लेना है। और अगर आपको नहीं दिखता है तो जूम करके भी देख सकते हैं आप। तो आपको जो है अपने नोट्स को क्लियर तरीके से बनाना है और इनको रिवाइज करते रहना ताकि आपके जो है मार्क्स अच्छे आ सके। तो इतना कह के मैं जो है इस वीडियो को रोक लेता हूँ। ठीक है, फिर थैंक यू। अगर बुक मिलती है तो फिर क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन फिर भी देख लेते हैं जो 2015 में आया, वो मेरी कॉपी में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। AIPMT 2015 में आया है। क्वेश्चन क्या था, ये कुछ गलत आ गया था। उसने पूछा तो था कि करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। मैं अगली वीडियो में जो है जब वो क्वेश्चन मिलेंगे तो साथ में लिख भी दूंगा। अभी मैं पढ़ लेता हूँ कि चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर में AIPMT 2015 में आया था। पहला ऑप्शन था कि इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट। उसमें पूछा था कि कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है, डैश लगाया था आगे। और फिर मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, कंपाउंड एपिथेलियम। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल, तो सिलिएटेड एपिथेलियम। ये चारों ही ऑप्शन सही थे। करेक्टली मैच पूछा था कि ये चारों ही ऑप्शन में करेक्टली मैच दिया था। तो ये AIPMT 2015 में आया था। तो जो बुक मिलेगी तो मैं साथ में सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।